हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को स्टार मिशन क्लासेज में। सीटेट सितंबर 2026 के लिए आज का जो क्लास है हम ईवीएस का क्लास करेंगे, जो कि आपके बैकग्राउंड में लिखा है कि ये हम आज जो क्लास करने वाले हैं ईवीएस का। चलिए बिना टाइम को न गवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीका से हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। और आने वाला जो आपका एग्जाम सितंबर में है, इनमें आपको बहुत से बहुत फायदा देखने को मिलेगा, तो आप शुरू से लास्ट तक क्लास को मिस नहीं करिएगा। चलिए सबसे पहला बात है कि ईवीएस क्या है। देखिए ईवीएस का अर्थ समझते हैं कि पहला कंटेंट है ईवीएस क्या है। देखिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाने वाला एक ये महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? ईवीएस हम 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का जो पढ़ाते हैं उसे हम ईवीएस या हिंदी में इसे हम कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। ठीक, तो 1 से 5 तक जो हम विषय पढ़ाते हैं उसे हम ईवीएस कहते हैं, जिसमें बच्चे उनके आसपास और आसपास जो भी चीजें रहते हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि होता है पर्यावरण का अर्थ होता है पर्या प्लस आवरण। हम यहाँ पर एक बात समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए पहला आता है पर्या प्लस आवरण। यहाँ पर पर्यावरण का पर्या प्लस आवरण। देखिए इस पर्या का मतलब होता है हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। हमारे चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। हम ये कह सकते हैं कि हम जिस भी चीज से हमारे जो आसपास में जो चारों ओर है, या सजीव हो या निर्जीव हो या जैविक हो या अजैविक हो, जो भी पदार्थ या जो भी चीज है वो पर्यावरण है। जैसे कि हमारे पास ये पेन है, ये निर्जीव है, ये मानव निर्मित ये जो है पेन है, ये एक पर्यावरण है। तो पर्यावरण का इर्द गिर्द होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तु या जीव जंतु जो है वो क्या है? पर्यावरण। चलिए आशा है कि आप लोग पर्यावरण को समझ गए होंगे। चलिए वाला विषय जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति सामाजिक को प्रकृति के बारे में सिखाया जाता है। क्या कहते हैं? उसके बारे में हम सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पर्यावरण का उद्देश्य क्या है। देखिए पर्यावरण का सबसे उद्देश्य है कि बच्चों में जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा बच्चा को हम जिज्ञासा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पूछे उसको आनंद लगे और जिज्ञासु होना चाहिए। क्योंकि अगर जब बच्चा जिज्ञासु रहेगा तो आपसे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो हम पर्यावरण में कह सकते हैं क्या कि बच्चा ज्यादा क्या करे? क्वेश्चन पूछ सके, बच्चा में जिज्ञासा विकसित करना चाहिए। उसके बाद आता है पर्यावरण के प्रति संवेदनशील को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो पर्यावरण है उनके प्रति हम संवेदनशील को बढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा उस चीज के बारे में जान सके। अगला पॉइंट है अवलोकन और अनुभव से सीखना। ज्यादा बच्चा को पर्यावरण अवलोकन करना चाहिए, उस चीज से, उस वस्तु से हूबहू करवाना चाहिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अनुभव को भी प्राप्त करना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे सके है कि अनुकूलन करेगा, तब बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को प्रयास मिलेगा। चलिए अगला हम देखते हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी समझ को विकसित करना चाहिए। बच्चा को ज्यादा क्या करना है? अपने जो दैनिक जीवन से जो वस्तु को देखा है, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उन चीज का एग्जाम्पल लेना चाहिए, जिससे कि बच्चा खुद के बारे में समझ सके। एक पेड़ का लेना चाहिए, जो आमने सामने में एक पेड़ को हम अगर बच्चा लगाते हैं और उसमें डे बाय डे पानी देता है, तो उस चीज के बारे में अगर जानकारी देंगे तो बच्चा वहां पर ज्यादा सीख सकता है। चलिए अगला है पर्यावरण की विशेषता क्या है। चलिए पर्यावरण से क्या होता है? एकीकृत है, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एक मिश्रण है। हम पर्यावरण को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों इसमें लेते हैं। ये क्या है? एकीकृत है, और एकीकृत का मतलब होता है जोड़ना।
दोनों को हम जोड़ करके ये करते हैं, इसे हम एकीकृत विषय कहते हैं, जिसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को हम मिश्रण को जोड़ा जाता है। चलिए अगला है गतिविधि आधारित। बच्चा को ज्यादा ज्यादा गतिविधि एक्टिव बेस्ड लर्निंग करवाना चाहिए, जहां पर बच्चा क्या करे, ज्यादा ज्यादा सीखने का प्रयास करे। गतिविधि आधारित करना चाहिए, बच्चा को गतिविधि के अकॉर्डिंग सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर गतिविधि के अकॉर्डिंग बच्चा को सिखा दे तो वहां पर बच्चा बेहतर तरीका सीख सकता है। चलिए अगला बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रल। बच्चा को बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चा को केंद्र में मानना। अब यहाँ पर ये एक बच्चा है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बच्चा को अगर कोई भी चीज मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम बच्चा को पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बच्चा जब केंद्र में रहेगा इसी के अकॉर्डिंग हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चा को हमेशा सबसे पहला बात है प्राथमिकता देना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा को आप केंद्र में मानकर नहीं पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका ये सीटेट में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। चलिए अगला है स्थानीय परिवेश पर आधारित होना चाहिए, लोकल एनवायरमेंट। मतलब बच्चा को जो है ना ज्यादा ज्यादा क्यों अपने स्थानीय परिवेश पर आधारित होना चाहिए। बच्चा को जो आसपास में हो, इर्द गिर्द में हो, उन चीजों के अकॉर्डिंग बच्चा ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल लेना चाहिए और बच्चा को समझाना चाहिए। तो यहाँ पर भी स्थानीय परिवेश पर आधारित होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। 4 नंबर में ईवीएस में शिक्षण की गतिविधियां। ईवीएस में शिक्षण की क्या गतिविधियां होती हैं? चलिए देखिए, ईवीएस का शिक्षण की गतिविधियां सबसे पहला है कि प्रयोगात्मक विधि। बच्चा को ज्यादा ज्यादा प्रयोग करा कर सिखाना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बच्चा कोई चीज को बेहतर रूप से सीख सकता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रयोगात्मक विधि करना से बच्चा बेहतर रूप से कोई चीज में परिपूर्ण रूप से सीख सकता है। अगला है बच्चा को चर्चा करना चाहिए। चर्चा के माध्यम से बच्चा बेहतर रूप से सीखता है, और अगर चर्चा करके माध्यम से अगर सीखेगा, 10 आदमी 20 आदमी अगर ग्रुप में रहेगा और वहां पर चर्चा कोई चीज के बारे में होगा तो वहां पर बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। उसके बाद है परियोजना कार्य देना चाहिए। बच्चा को एक योजना की तरह एक योजना बना देना चाहिए, एक कार्य देना चाहिए और उस कार्य को एक योजना की तरह बोलना चाहिए कि ये कार्य इतना दिन में आपको का तैयार करके लाना है। तो इससे बच्चा में क्या डेवलपमेंट होगा, समय और टाइम, ये सब चीज आपका बचत होगा और एक योजना की तरह एक सिस्टम की तरह बच्चा यहाँ पर काम करेगा। अगला है भ्रमण। मतलब बच्चा को फील्ड ट्रिप ज्यादा करवाना चाहिए। अगर यहाँ पर बच्चा फील्ड ट्रिप करवाते हैं, भ्रमण करवाते हैं, हम कहते हैं ज्यादा बच्चा को अभी मुख्यमंत्री योजना के तहत बच्चा को हर स्कूल में बच्चा को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। ये क्यों करवाते हैं? तो सबसे पहला बात है कि ये एक फील्ड ट्रिप है। यहाँ पर जो बच्चा जाते हैं कहीं पर घूमने, कहीं दूसरे स्थान पे जाते हैं, कहीं नया स्थान पे, तो वहां पर बच्चा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर जो सीखते हैं तो उसी को कहते हैं फील्ड ट्रिप या बच्चा को भ्रमण करने के। इसलिए हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री योजना के तहत सब स्कूल में जो हेडमास्टर के पास पैसा आता है और वो अपने बच्चा को टूर पे लेकर जाते हैं, उसी को कहते हैं फील्ड ट्रिप या भ्रमण करवाना। चलिए अगला है कहानी और चित्रों का उपयोग करके बच्चा को ज्यादा समझाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर ज्यादा अगर कोई भी चीज अगर कोई भी चीज है और उस बातों को अगर हम कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चा वहां पर सीखने का प्रयास ज्यादा करेगा। अगर वही चीज अगर हम बच्चा को कहानी से हटकर एक किताब के जरिए पढ़ाएंगे तो वहां पर बच्चा भूलने का हो जाता है। अगर देखिए, अगर हम छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हम मूवी देखते हैं तो वो मूवी का कहाँ पर कौन सीन है, कहाँ पर कौन गुंडा किसको मारा है, कौन हीरोइनी कहाँ गया है, ये सब सीन आपके माइंड में कैद हो जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि पढ़ाई एक कहानी होना चाहिए जिससे बच्चा को याद करने का कोई जरूरत ना हो पड़े। तो ज्यादा बच्चा क्या करना चाहिए, कहानी और चित्रों का उपयोग करना चाहिए। कि अगर कोई भी चित्र आता है तो चित्र आपको अगर दे देंगे तो वहां पर डायरेक्टली आप चित्र के अकॉर्डिंग आप माइंड को सेट कर सकते हैं। तो ये भी बच्चा को होना चाहिए। तो चित्र के अकॉर्डिंग और कहानी के माध्यम से बच्चा को ज्यादा सिखाना चाहिए। चलिए अगला है शिक्षक की भूमिका। इसमें कहते हैं शिक्षक की क्या भूमिका होती है। हम देखते हैं सबसे पहले एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन होता है।
एक शिक्षक बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है और बेहतर तरीका से उसको मार्गदर्शन देकर एक अच्छा और एक व्यवस्थित रूप से उस बच्चा को एक जीवन में उजाला ला सकता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक हमेशा एक मार्गदर्शन का काम करता है। ये नहीं है कि शिक्षक उसके अकॉर्डिंग उसके एग्जाम में खुद लिखने के लिए चले जाए। शिक्षक हमेशा एक मार्गदर्शन होता है और मार्गदर्शन करने वाला आपका अकॉर्डिंग, अगर शिक्षक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप कोई भी हो, आप वहां पर अगर उसके टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको बेहतरीन रूप से आप वहां पर आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो शिक्षक क्या होता है, हमेशा एक मार्गदर्शन देता है, आप को सही राह दिखाता है और सही राह पर जाना आप ही का काम है और आप ही सोच सकते हैं कि हम सही राह पे जाए या गलत राह पर जाए। हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसा महान व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोच सकता है। क्योंकि कोई माता अपने पुत्र या पुत्री के बारे में कभी नहीं सोचेगा कि मेरा पुत्र ऐसा हो जाए। कोई भी पिता आपके बारे में ऐसा नहीं सोचेगा और कोई भी गुरु भी आपको ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरा जो शिष्य है वो इस तरह से जाकर करे या परीक्षा में अच्छा नंबर न लाए। तो ये तीन व्यक्ति ऐसा है जो आपके जीवन में कभी भी आपको अंधेरों घर में उस पर आप बिलीव विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे बड़ा चीज है ये तीन व्यक्ति। चलिए अगला चलते हैं हम। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए कैसे प्रेरित करना चाहिए? तो देखिए, अगर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए हम तब प्रेरित कर सकते हैं कि जहां पर बच्चा को अगर बच्चा क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर बच्चा कहेंगे कि अगर गलती क्वेश्चन करते हैं तब पर बहुत अच्छा, तो इससे बच्चा की उत्सुकता बढ़ेगा और उत्सुकता बढ़ेगा तो आने वाला क्लास में भी वो आपसे जुड़ा रहेगा और गलत हो या सही हो आपसे जल्दी से जल्दी प्रेरित होकर के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर वहीं पर एक टीचर क्या करेगा, उस बच्चा को फटकार दिया या बोल दिया, अगर क्वेश्चन पूछा तो वहां पर बच्चा क्या सकता है, वो प्रेरित नहीं होगा और बच्चा डर से जो क्वेश्चन नहीं भी होगा वो टीचर से नहीं पूछेगा। तो ऐसा एक टीचर का और छात्र का बीच में रिश्ता रहना चाहिए, एक फ्रेंड सर्किल से रहना चाहिए कि वो अपना पूरा का पूरा बात शेयर कर सके। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों, अनुभव आधारित सीखने का माहौल होना चाहिए। एक अनुभव होना चाहिए, अनुभव आधारित सीखने का एक माहौल बनाना चाहिए जहां पर बच्चा बेहतर तरीका से सीख सके। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, ईबीएस में मूल्यांकन या असेसमेंट। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चा का समस्या को समझना। जब मूल्यांकन करते हैं तो उसके कमियों को दूर किया जाता है। इन सभी चीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन को हम सीसीई कहते हैं। निरंतर का मतलब होता है जो पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन करते हैं और व्यापक मूल्यांकन जो पढ़ने के बाद जो मूल्यांकन करते हैं। तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन हमारे यहाँ पर होता है। और निरंतर का मतलब जो पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है, जैसे इसका कहता है जो कक्षा के अंत में एक मूल्यांकन करता है और एक कहता है कक्षा चलने के दौरान जो मूल्यांकन करता है। जो कक्षा के चलने के दौरान जो मूल्यांकन होता है निरंतर मूल्यांकन करते हैं, जो कक्षा के अंत में होता है उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। चलिए एक कहता है मौखिक, लिखित और गतिविधि आधारित होना चाहिए। ये जो मूल्यांकन होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, बच्चा से पूछ करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा का जवाब देगा, तो ऐसे भी मूल्यांकन हो सकता है। अगर हम बच्चा से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा लिखित के अकॉर्डिंग देगा तो यहाँ पर भी होगा। गतिविधि आधारित भी बच्चा से मूल्यांकन हम कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, केवल रटने पर नहीं समझ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रोट लर्निंग से बच्चा को ज्यादा क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। रोट लर्निंग से बच्चा क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। और बच्चा को रटने से ज्यादा बच्चा को समझाने पर अगर जोर देंगे तो वहां पर बच्चा ज्यादा सीखने का प्रयास कर सकता है। तो ये चीज जो मेन पॉइंट है, जो ईबीएस का जो पेडागोजी का ये मेन पॉइंट है। आशा है कि ये पॉइंट आपके एग्जाम के पेपर पे डायरेक्ट आप हूबहू मिलता होगा। और जो भी पॉइंट आज हम लेकर आए हैं वो एक बेहतरीन क्लास है। और अगर आप ईमानदारी से इस पॉइंट को पढ़ते हैं और आपको क्वेश्चन प्रयास करिएगा कि ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर में ईबीएस पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, एनसीएफ के अनुसार
हम कुछ यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए सबसे पहला बात है मुख्य उद्देश्य है रटना है, जिज्ञासा को बढ़ाना है, परीक्षा पास करना है और लिखना सीखना है। तो अगर बात करेंगे ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि अगर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है तो रटना हो जाएगा, रटना तो नहीं होगा, तो ए नंबर आप गलत जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा जिज्ञासा को बढ़ाना, जिज्ञासा को, परीक्षा पास करना, परीक्षा पास करना भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है लिखना सिखाना। तो जिज्ञासा को बढ़ाना, बता ज्यादा ज्यादा जिज्ञासा हो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सीखे, आंसर हो जाएगा आप बी जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है ईवीएस किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है। बच्चा में अगर ईवीएस का बात करते हैं तो किस कक्षा तक बच्चा के ईवीएस को पढ़ाया जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 8 तक, 1 से 6 से लेकर 10 तक और 9 से लेकर 12 तक। तो अगर हम बात करें ईवीएस को कहते हैं 1 से 5 तक, इसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को एकीकृत करते हैं, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को दोनों को क्या करते हैं, एकीकृत करते हैं। तो 1 to 5 में ऐसा है कि इसे हम ईवीएस कहते हैं। चलिए कहता है ईवीएस कैसा विषय है, ईवीएस कैसा विषय है, तो आप लोग बताइएगा कि अलग अलग है, एकीकृत है, कठिन है, केवल विज्ञान है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ईवीएस जो है दोस्तों ये एक एकीकृत विषय है, जिसमें हम अभी जस्ट पढ़ाए थे, बोले थे कि पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से मिलकर बना है, इसे हम कहते हैं एकीकृत। अगला चलते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका, ईवीएस में सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो देखिए लर्निंग, एक्टिव बेस्ड लर्निंग। तो एक्टिव बेस्ड लर्निंग जो है सबसे डायरेक्ट मेथड में है, यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा ईवीएस में सबसे उपयुक्त विधि है एक्टिव बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिविटी और बेस्ड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रोट लर्निंग तो नहीं होगा और रीडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे एक्टिव बेस्ड के जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आप बी के साथ जा रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, ये 11 नंबर का अगला देख लेते हैं, 12 नंबर। अगला कहता है एनसीएफ 2005 किस पर जोर देता है, एनसीएफ 2005 जो है किस पर जोर देता है, तो आप बताइएगा दोस्तों कि रटने पर जोर देता है, समझ पर जोर देता है, परीक्षा पर जोर देता है या होमवर्क पर जोर देता है। तो सबसे पहला बात आ जाएगा दोस्तों कि समझ पर जोर देता है। एनसीएफ का 2005 कहता है बच्चा को रटाने ज्यादा क्या करना चाहिए, समझाने पर जोर दिया जाना चाहिए कि बच्चा बेहतर तरीका से सीख सके। चलिए